हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बॉक्स ऑफ स्टोरीज। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे चैप्टर 4 को, जो कि है मीटिंग फॉर मैरिज। सार्थक रनावत एकांश के घर जाता है और जैसे ही वह इंटर करता है, एकांश उनसे पूछता है, अब आपका आना क्यों हुआ है मिस्टर रनावत। सार्थक एकांश से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, पर एकांश उसे इग्नोर कर देता है और रेस्ट करने अपनी रूम की तरफ जाता है। प्लीज़ एकांश, सार्थक एकांश से रिक्वेस्ट करता है और एकांश इरिटेट होकर कहता है कि मुझे सुनाई दे रहा है मिस्टर रनावत, प्लीज़ शादी कर लो। सार्थक नॉर्मली उसे कहता है, पर एकांश उसे गुस्से से देखता है क्योंकि शादी से वो नफरत करता है और गुस्से से कहता है आई विल नॉट। ये तुम्हारी माँ की इच्छा थी, सार्थक एकांश से कहता है, पर एकांश उसे इग्नोर करके जाने लगता है और कहता है ये अब मुझ पे कोई काम नहीं करेगा मिस्टर रनावत, तो आप प्लीज़ जा सकते हैं। पर सार्थक एकांश के गुस्से को इग्नोर करता है और आगे कहता है, विश्वास करो एकांश, मैं झूठ नहीं कह रहा, एक बार मेरी बात तो सुन लो। पर एकांश कहता है, मेरी माँ का सहारा लेकर मुझे इसके लिए फोर्स किया तो मैं उस लड़की को मार दूंगा जिसे आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं। और गुस्से से सार्थक की तरफ जाता है और दोबारा कहता है, और ट्रस्ट में मिस्टर रनावत, इससे आप बहुत पछताएंगे। मैं झूठ नहीं कह रहा एकांश, ये प्रूफ है कि सानवी ये शादी चाहती थी। सार्थक अपने पैकेट से 2 रिकॉर्डिंग टेप निकालता है और एकांश के हाथ में देकर जाने लगता है। तब एकांश उसे कहता है, ये कोई नई बात नहीं है, आप हमेशा मुझे पीछे छोड़कर चले जाते हैं और जब मेरी ज़रूरत होती है वापस आ जाते हैं। सार्थक ये सुनकर अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, मैंने तुम्हें निराश किया है, पर तुम अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करोगे। मेक श्योर कि अपने कपड़े चेंज कर लेना, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों से खून की बदबू आ रही है। शानवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर उसके बेटों के कपड़ों से खून की बदबू आएगी। मैं तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे जवाब का। एकांश गुस्से से अपने रूम में जाता है और टेप्स को फेंक देता है। वो खुद को कंट्रोल करता है ताकि वो रूम के चीज़ों को ना तोड़े और खुद को शांत करने के लिए बाथरूम में शावर के लिए जाता है। एकांश शावर से बाहर आता है और उसकी नज़र टेप्स पे पड़ती है। वो चेंज करता है और टेप्स को प्ले करता है। वो अपने बेड पे बैठा हुआ है और टेप्स स्टार्ट होती है और टेप स्टार्ट होते ही उसे उसकी माँ की आवाज़ आती है, जो किसी से कह रही थी कि देखो, इसने एकांश को देखते ही अपनी आंखें खोल दी। बरसों बाद अपने माँ की आवाज़ सुनकर एकांश बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर एक दूसरे औरत की आवाज़ आती है। वो कहती है, अलीशा ने ऑलरेडी अपनी आंखें खोल दी थी, पर ईशा ने नहीं। मैं बहुत डर गई थी शानवी। किसी और के मुंह से अपनी माँ का नाम सुनकर एकांश अपनी आंखें खोलता है और ये आवाज़ उसे कुछ जानी पहचानी सी लगती है, पर वो याद नहीं कर पाता है कि वो कौन है। तभी एक तीसरी औरत की आवाज़ आती है, जो कहती है कि हो सकता है ये एकांश का इंतज़ार कर रही थी। मेरा मतलब है, देखो ना, दोनों के नाम भी शिव और पार्वती से मैच करते हैं, सोनाक्षी। और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि एकांश के सबसे फेवरेट पर्सन की थी। उसकी आवाज़ सुनते ही एकांश धीरे से कहता है, बुई। ये आवाज़ उसकी बुआ की थी और ये आवाज़ एकांश को फिर से पुरानी यादों में ले जाती है। एकांश की बुआ का नाम निहारिका सिंह रानावत है। टेप से फिर आवाज़ आती है, हाँ ये बिल्कुल सही है, मेरा मतलब है निहारिका गलत नहीं है, एकांश की माँ कहती है। और फिर निहारिका एक्साइटेड होकर कहती है, तो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, कैसा रहेगा अगर ईशा और एकांश की शादी फिक्स कर दें। फिर एक चौथे औरत की आवाज़ आती है, जो कहती है, शट अप, तुम बिना सोचे कुछ भी कहती हो। ईशा बस अभी पैदा ही हुई है और तुम उसकी शादी की बातें करने लगी हो। और ये आवाज़ सुनकर एकांश समझ जाता है ये किसकी आवाज़ है, क्योंकि ये आवाज़ उसके बेस्ट फ्रेंड की मदर को बिलोंग करता है, मिसेस कथा सिंह अग्निवंशी। स्टॉप हिटिंग मी कथा, नहीं तो मेरी बेटी हुई ना, मैं उसे तेरे अविराज के पीछे ही लगाऊंगी, निहारिका कहती है। और एकांश अपनी बुआ की बात सुनकर सोचता है, ये हमेशा सबकी जोड़ी बनाने में ही लगे रहती है। ओह अच्छा, सच में? और मैं और मेरा बेटा अगर तेरी बेटी को रिजेक्ट कर दे तो? कथा निहारिका से कहती है। तो वो उसे किडनैप कर लेगी और शादी कर लेगी, सिंपल। मेरी बेटी जो चाहेगी वो लेकर रहेगी, चाहे वो जो भी हो, निहारिका प्राउडली कहती है। और ये सुनकर एकांश चौंक कर टेप की तरफ देखता है जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। और एकांश कहता है, कम ऑन बुई, उसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया है और आप उसका दूल्हा ढूंढ रखी हो, वो भी अभिराज। मैं कभी भी उस कमीने से अपनी छोटी सिस्टर की शादी नहीं करवाऊंगा।
एकांश ये भूल जाता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी वो अपनी सिस्टर के लिए अभिराज को कभी नहीं चुनेगा। दोबारा टेप से आवाज़ आती है, ओके हमें छोड़ो, पर भाभी सा अगर ये आपके हाथ में हुआ, क्या आप ईशा को हमारे एकांश की दुल्हन चुनोगी? और निहारिका जैसे ये कहती है एकांश के कान खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक, पर उससे पहले मैं दोनों का डिसीजन जानूंगी। अगर वो सहमत हुए तो मैं इस रिश्तेदारी के लिए तैयार हूँ, और नहीं तो मेरी तरफ से ना है, शानवी कहती है। और एकांश ये सुनकर सोचता है कि उसकी माँ को उसकी खुशी का कितना ख्याल है। शानवी दोबारा से कहती है, पर कहीं ना कहीं मेरा सेल्फिश दिल इन दोनों की शादी चाहता है। पर कोई ये सुन नहीं पाता क्योंकि सब आपस में बिजी थे, पर एकांश ये क्लियरली सुन लेता है। पहला टेप खत्म होता है और एकांश दूसरा टेप प्ले करता है। हाय मेरे फ्यूचर एकांश बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कितनी डरपोक है? क्योंकि जब ये रिकॉर्डिंग तुम सुनोगे तुम शादी के लायक हो चुके होगे, और जब हम ये डिस्कस करेंगे मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा अलग लेवल पे होगा। मेरा ये कहना बहुत सिली होगा, पर क्या तुम सोनाक्षी की बेटी ईशा से शादी करोगे? प्लीज़ एकांश, मेरे लिए। हंसना बंद करो सार्थक, शानवी सार्थक से कहती है, जो कि वहाँ पे मौजूद थे जब शानवी ये रिकॉर्डिंग कर रही थी। मैं क्या करूँ जान, जब तुम ये बच्चों वाली हरकतें करती हो? मेरा मतलब है ये सब क्यों, जब तुम्हें पता है कि एकांश बस तुम्हारी ही बात सुनता है? पर मैं सच में चाहती हूँ कि एकांश उससे शादी करे मिस्टर अनावत, शानवी थोड़ा उदास होकर कहती है। उसके लिए बहुत टाइम है, बस तुम खुद पर और इस बच्चे यानी मेरे होने वाली बेटी पे ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर है रानिशा। सार्थक शानवी से कहता है, प्रेगनेंसी की वजह से मैं ये सब स्टूपिड चीज़ें कर रही हूँ शायद। शानवी लो टोन में बोलती है, मैं ये सब सह लूँगा जान, बट अब स्टॉप करो ये। अपनी फादर की आवाज़ सुनकर एकांश गुस्से से टेप को कांच के दीवार पर फेंक देता है और टेप टुकड़ों में बट जाता है। एकांश अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो कि उसके लिए इम्पॉसिबल था। एकांश अपना रिफ्लेक्शन उस ब्रोकन ग्लास में देखता है और कहता है, जो भी आप कहो माँ मैं वो करूँगा, पर वो लड़की बस मेरे लिए एक मामूली लड़की होगी। वो यहाँ आपकी बहू बनकर आएगी, पर मेरी बीवी बनकर नहीं। एकांश हॉल में जाता है और अपने फादर से कहता है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था, सार्थक शानवी को याद करके कहता है। एकांश सार्थक से कहता है, पर इसके बाद मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा, और इस शादी से मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। ये बस मेरे लिए एक सौदा है और कुछ नहीं। मैं ये बस अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। सार्थक कहता है, मैं नहीं कहूँगा, पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस उसे सेफ रखना यहाँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या वो इस स्टेटस के लायक है भी या नहीं, और या वो बस एक। एकांश अपनी बात पूरी भी नहीं करता है, सार्थक उसे जोर से रोकता है। एकांश, अपनी आवाज़ ऊंची मत करिए मिस्टर अनावत, वरना मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा ऐसा कुछ करने में जिससे मेरी माँ को बुरा लगे। और भूलिए मत, आप मेरे डार्क रेलम में खड़े हैं और मैं यहाँ का राजा हूँ। एकांश गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा फादर हूँ एकांश। तो कहाँ था वो फादर जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, और वो यहाँ तभी क्यों आते हैं जब उन्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है? क्यों मिस्टर अनावत? एकांश ताना मारते हुए कहता है। ये उसकी प्रोफाइल है और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सार्थक एकांश को फाइल देता है। एकांश फाइल लेता है और उसे खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। मैं उससे कुछ दिनों में मिलूँगा, जस्ट इन्फॉर्म कर दीजिए, और ये सब एक वीक में निपटा दीजिए। मेरे पास उतना टाइम नहीं है उसके ऊपर वेस्ट करने के लिए। और जैसे ही सार्थक वहाँ से जाता है, एकांश वो फाइल लक्ष्य के हाथ में देता है और कहता है, लक्ष्य, इस लड़की के बारे में पता करो जिसके लिए मिस्टर अनावत आए थे। मुझे सारी खबर क्लियर चाहिए। दूसरी तरफ संदीप ईशा को इन्फॉर्म करते हुए कहता है, वो मान गए ईशा और तुमसे मिलना चाहते हैं। पर बाबा, शादी वो भी एक वीक में, मैं इतनी जल्दी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। ईशा उदास होकर अपने बाबा से कहती है, और संदीप उससे कहता है, किसी ना किसी दिन तुम्हें जाना तो था ही ईशा, और ये अच्छा होगा अगर तुम जल्दी चली जाओ इस जगह से। और मैं समझ रहा हूँ बच्चा, पर आपकी सेफ्टी के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और आप जॉब की चिंता मत करो, आप वैसे ही अपना जॉब कंटिन्यू कर सकोगी, बस इन्वायरमेंट अलग होगा। लक्ष्य
एकांश को इन्फॉर्मेशन देता है, पर एकांश इन्फॉर्मेशन पर ध्यान भी नहीं देता। पर जैसे ही लक्ष्य बनारस का नाम लेता है, एकांश सोचता है कि जितना मैं उसे भुलाना चाहता हूँ, उतना ही ये सब मुझे उसी शहर में धकेल रहा है, और लक्ष्य फाइल लेकर गुस्से में डस्टबिन में फेंक देता है। एकांश लक्ष्य कहता है, मैं कल बनारस जा रहा हूँ, जेट तैयार रखना। एकांश डस्टबिन में फेंके हुए फाइल्स की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, डॉक्टर ईशा मेहरा, कितनी बुरी किस्मत है तुम्हारी। क्या पाप किए हैं तुमने डॉक्टर, जो तुम्हें मैम मिला। ईशा धीरे से एकांश का नाम लेती है, एकांश सिंह रनावत, और ये एक नाम ही काफ़ी था ईशा के मन में डर को जगाने के लिए और उसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग। ईशा शीशे में खुद को इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस करती है। हाय, माय नेम इज सॉरी डॉक्टर ईशा। फिर इरिटेट होकर कहती है, शिव जी, मैं ये कल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर अब भी इतना नर्वस क्यों हूँ उनका नाम लेने में। ईशा एकांश से मिलने के लिए तैयार होती है। उसने आज येलो कलर का अनारकली पहना था और नॉर्मल मेकअप, बिंदी, मस्कारा और पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। और इन दिस एरा जहाँ पे लोग झुमके और बैंगल्स से ऑब्सेस्ड है, ईशा फूलों से ऑब्सेस्ड थी। उसने अपने बालों में एक छोटे से चमेली का फूल लगाया हुआ था। ईशा तुरंत अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे गंगा मैया, हे शिव जी और उनकी अर्धांगिनी जी, प्लीज संभाल लीजिए। एकांश अपने एक आदमी को कुछ ऑर्डर्स दे रहा होता है, तभी लक्ष्य वहाँ आता है और कहता है, सॉरी टू इंटरफेयर बॉस, पर आज आपका मीटिंग है आपके फियांसे के साथ। ओके, गेट रेडी द कार्स, एकांश लक्ष्य को कहता है और वो लोकेशन की तरफ जाता है। एकांश लोकेशन में पहुंचकर लक्ष्य से पूछता है, क्या वो आ चुकी है। यस बॉस, लक्ष्य एकांश से कहता है। तुम लोग यहीं वेट करो, मैं कुछ मिनट्स में आता हूँ, एकांश लक्ष्य और अपने गार्ड से कहता है और ईशा की तरफ जाता है। इधर ईशा बेंच पर बैठे बैठे एकांश का वेट कर रही थी, जो कि लेट था। ये लोग दूसरे की टाइम का वैल्यू क्यों नहीं करते शिव जी, वो पूरे 1 घंटे लेट है। ईशा चारों ओर देखती है, जहाँ सिर्फ काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स थे, जो ईशा के आने से पहले से ही वहाँ खड़े थे, पर क्वेश्चन ये था कि उनका बॉस कहाँ था। ईशा इरिटेड होकर कहती है, हे गंगा मैया, लड़की तो मैं हूँ, पर लेट ये है, और अभी तो शादी भी नहीं हुई, तो ये हाल है, शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। ईशा रिलैक्स होने के लिए वाटर पॉन्ड की तरफ जाती है। एकांश पॉन्ड की तरफ जाता है और उसे एक लड़की वहाँ खड़ी दिखाई देती है, जो कि येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि ईशा थी। ईशा का बैक साइड एकांश की तरफ था। एकांश ईशा की तरफ बढ़ता है और वाइन की वजह से पेड़ से फूल गिरने लगते हैं। एकांश ईशा की तरफ देखता है और ईशा के काले घने बाल, जो कि हवा के साथ लहरा रहे थे, उसके वेस्ट की एक हल्की सी झलक दिखा रही थी, क्योंकि उसका ड्रेस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का था। एकांश खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी लेफ्ट हैंड की फिस्ट को बंद करता है, क्योंकि ये इमोशंस उसने पहले भी महसूस की थी, जो कि वो अभी कर रहा था। एकांश अपनी आंखें बंद करता है और फिर से उसे वही लड़की की याद आती है, जिसकी याद को वो भुलाना चाहता है। और ईशा को जैसे ही किसी के कदमों की आहट आती है, वह तुरंत मुड़ती है, और जैसे ही ईशा मुड़ती है, एकांश उसे देखकर वहीं रुक जाता है। जो लड़की 3 महीनों से उसके दिमाग में घर बनाकर बैठी हुई थी, वो और कोई नहीं बल्कि यही लड़की थी। नो वे, एकांश धीरे से कहता है, और उसका दिमाग ब्लैकआउट हो गया था। उस वक्त हवा से दोनों के ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। ईशा अपना आइस कांटेक्ट एकांश से हटाकर फूलों को स्माइल करते हुए देखती है, और इधर एकांश की सांसें ईशा को देखकर रुक जाती है। एकांश, ईशा अपने प्यारे आवाज़ से धीरे से कहती है, उसे पॉइंट करते हुए। और इधर एकांश अपना नाम उसके मुंह से सुनकर खुद को कंट्रोल कर रहा था। आर यू ओके, ईशा एकांश से पूछती है। ईशा कंफ्यूज थी, क्योंकि एकांश उसे बिना पलके झपकाए हुए देख ही रहा था। वो सोच रही थी कि क्या वो उसे सुन भी रहा है। एकांश खुद को संभालता है और ईशा को हाँ कहता है, अपना सर हिलाकर। वो आपके कंधे पे फूल है, ईशा एकांश से कहती है, ताकि ये ऑकवर्डनेस ख़त्म हो, पर एकांश उसका हैंड साइन को फॉलो करता है कि फ्लावर कहाँ पे है। यहाँ ईशा धीरे से उसके करीब जाती है और कहती है, और जैसे ही ईशा एकांश के करीब जाती है, एकांश उसके फ्रेगरेंस को महसूस करता है और खुद को भूल जाता है।
ये रहा। ईशा एकांश से थोड़ा दूर हटती है और फूल को वहाँ से हटाती है, पर एकांश की आंखें बंद देखकर कंफ्यूज हो जाती है। एकांश खुद को कंट्रोल करता है और अपनी आंखें गुस्से से खोलकर कहता है, दूर हटो मुझसे। ईशा धीरे से सॉरी कहती है और थोड़ा सा पीछे हट जाती है। क्यों, हमेशा ये ही क्यों? एकांश मन में सोचता है और ईशा से कहता है, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? पर एकांश की टोन सुनकर ईशा बहुत डर जाती है। मिस सिंघानिया, ऊपर देखिए, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, एकांश जोर से कहता है और ईशा और भी डर जाती है। ईशा हिम्मत जुटाकर एकांश के चेहरे की तरफ देखती है, जो कि मास्क से कवर था। बस उसकी आंखें कैप की वजह से ठीक से दिख रही थी और घबराते हुए कहती है, क्योंकि मेरे बाबा यही चाहते हैं। तो आपके बाबा अगर आपको दोबारा शादी के लिए कहेंगे तो आप मान जाओगी, राइट? क्या तुम्हें खुद की? एकांश ईशा से कह ही रहा था, पर ईशा उसे टोकते हुए कहती है, उन्होंने कहा ये इम्पोर्टेंट है। बट ये फर्स्ट टाइम था जब एकांश को बात करते हुए किसी ने बीच में टोका है, और ईशा ने ये पहली ही मुलाकात में कर दिया। एकांश गुस्से से कहता है, मिस सिंघानिया, बट अगेन ईशा उसे टोकते हुए कहती है, मिस मेहरा, मिस्टर रनावत। एकांश गुस्से से ईशा के करीब जाता है और ईशा डर से पीछे जाती है। ईशा पीछे जाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? और एक पत्थर से टकराकर जैसे ही गिरने वाली होती है, एकांश उसका कमर पकड़ता है और उसे गिरने से रोक देता है। खुद को संभालती है और डर से पीछे जाने लगती है। एकांश उसके और करीब आता है और कहता है, मेहरा, सिंघानी और वॉटेवर, सुनो स्वीटहार्ट, अगर तुमने मुझे दोबारा टोकने की कोशिश की जब मैं बात कर रहा होता हूँ, तो तैयार रहना उसके पनिशमेंट के लिए, जो कि बहुत ही बुरा होगा। ईशा इमीडिएटली अपना सर एग्रीमेंट में हिलाती है और सोचती है, ये उसके लिए और उसके लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। ईशा उसे सॉरी कहती है और एकांश उसे कहता है, मिस डॉक्टर, यस डॉक्टर इज़ गुड। सुनो, ये कन्वीनियंस मैरिज है जहाँ मुझे तुम्हें पता नहीं किस डेंजरस से बचाना है। अगर तुम इस शादी से कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो तो वो पहले ही भूल जाओ, मेरे उस एक्सपेक्टेशन को बुरी तरह से तोड़ने से पहले। और मेरी बीवी की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हस्बैंड वाला कोई भी बिहेव नहीं करने वाला, ये मेरे कॉन्सेप्ट में है ही नहीं। और प्यार, उससे तो मैं शादी से भी ज़्यादा नफरत करता हूँ। एकांश ये सब कोल्ड टोन में कह रहा था और यहाँ ईशा ये सब सुनकर सोचती है कि ये शादी बस एक कन्वीनियंस है इनके लिए। एनी डाउट डॉक्टर? एकांश ईशा से कहता है, क्या तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है? एकांश सोचता है कि आंसर नेगेटिव में हो, क्योंकि कोई भी इनोसेंट लड़की इस डार्क दुनिया में आना नहीं चाहेगी जानबूझकर। पर ईशा उससे कहती है, हाँ, उन्होंने मुझे बताया है। ईशा रात की बात याद करती है जब उसके बाबा ने एकांश की पर्सनालिटी के बारे में बताया था, जो कि बिल्कुल सच दिख रहा था उसे। और ये जानकर भी तुमने हाँ कहा है इस शादी के लिए? एंड मैं यहाँ ये सोच रहा था कि तुम उन लड़कियों की तरह नहीं हो जो मनी और। ईशा फिर से उसे टोकते हुए कहती है, मिस्टर रनावत, भूलिए मत, मैं भी शादी में ज़बरदस्ती आई हूँ, आप अकेले नहीं हैं। एकांश उसे कहता है, श्श, अपनी आवाज़ नीचे करो। पर ईशा उसे सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं मिस्टर रनावत, आप मुझे चुप नहीं करा सकते। जब आप मुझे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मैं हूँ भी नहीं, आप मुझे। ईशा अपनी बात पूरी भी नहीं करती है और ज़ोर से चिल्लाती है जब एकांश हवा में गोली चलाता है। और उसके बाद ईशा पूरी तरह से शांत हो जाती है। एकांश ईशा को देखता है, जो कि काँप रही थी और अपने कानों को बंद करके खड़ी थी। एकांश ईशा से कहता है, अगर मुझे दोबारा डिसअवॉय करने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा तुम्हें वहाँ पहुँचाने की जिस हॉस्पिटल में तुम काम करती हो, डॉक्टर। ईशा अपने आंसू भरे आंखों से एकांश को देखती है और दोबारा चिल्लाती है जब एकांश दोबारा फायरिंग करता है और ईशा की आंखों से आंसू बाहर आने लगते हैं। ईशा धीरे से अपनी आंखें खोलती है और देखती है एकांश अपना गन दोबारा अपनी जगह में रख रहा था और उसे कहती है, यू आर सिक मिस्टर रनावत। एकांश उसे हंसते हुए देखता है और कहता है कि अब तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है डॉक्टर, मेरा इलाज करते रहना। और डोंट वरी, तुम्हें आदत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी ब्लड की आदत है, राइट डॉक्टर? हाँ, पर जान बचाने के लिए। ईशा एकांश को गुस्से से कहती है, क्योंकि अब बात उसके प्रोफेशन पे आ चुकी थी। हाँ, पर शादी तो उससे हो रही है जो जान निकालने के लिए बना है।
एकांश ये बात धीरे से बोलता है और एक दूसरे की किस्मत के बारे में सोचता है और दोबारा ईशा से कहता है कि केयरफुल रहना अपने शब्दों पे, क्योंकि मुझे एंगर इशू है स्वीटहार्ट। अब भी शादी करनी है स्वीटहार्ट। एकांश उसके करीब जाता है और कहता है जो उसे देर से अब भी शादी करनी है स्वीटहार्ट। एकांश उसके करीब जाता है और उसे कहता है जो उसे बहुत देर से देख रही थी। एकांश उसके सर से फूल को हटाते हुए उससे कहता है वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम उस इंसान की ख्वाहिश हो जिसकी मैं पूजा करता हूँ, एक वादा जो मैं निभाना चाहता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और तुम सिर्फ मेरी बनोगी। एकांश धीरे से कहता है और ये देखकर ईशा को अजीब लगता है, क्योंकि जब से वो आया था वो बस गुस्से से ही बात कर रहा था ईशा से। मेरी तरफ से हाँ है शादी के लिए, एकांश ईशा से कहता है और जाने लगता है। ईशा ना कहना चाहती थी, पर उसके बाबा का सोचकर वो कुछ नहीं कह पाती। इधर एकांश जाने से पहले कहता है मंडप पर मिलते हैं टू बी मिसेस रनावत, और ये कहकर एकांश उसे बिना देखे ही चला जाता है। पर ईशा जोर से चिल्लाते हुए कहती है पर मैंने आपको अभी तक देखा भी नहीं, और सोचती है कि वो एकांश को देखने आई थी, पर मास्क की वजह से उसका चेहरा तो दिखा ही नहीं। और एकांश पीछे मुड़कर कहता है डोंट वरी, तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा मिसेस रनावत बनकर। दूषित जानवर, ईशा धीरे से कहती है और दोबारा मुड़कर पॉन्ड पर देखने लगती है और कहती है ये कहाँ मैं फंस गई शिव जी, अपनी पूरी जिंदगी इस विचित्र प्राणी के साथ कैसे बिताऊंगी। मीनवाइल एकांश अपनी गाड़ी में बैठता है और एयरपोर्ट की तरफ जाता है, और वो धीरे से खुद को कहता है ये प्रोग्रेस का सही तरीका नहीं है ईशा, रियलिटी का सोचा भी नहीं तुमने, बहुत सी चीज़ों के लिए तुम्हें पे करना होगा जो तुमने किया भी नहीं है। और अपनी आंखें बंद करता है, पर उसकी बंद आंखें भी बस उसे ईशा का ही चेहरा दिखा रही थी। एकांश धीरे से कहता है होप फॉर योर लाइफ स्वीटहार्ट, पर उसे क्या पता था एक दिन वो लड़की एकांश की जान बनने वाली थी। कुछ दिनों बाद मैम नाम बताइए, ईशा अपने ख्यालों से बाहर आती है जब मेहंदी वाली दीदी उसे नाम पूछती है, और ईशा को ध्यान आता है कि वो तो एकांश के ख्यालों में ही खोई हुई थी। जब से वो एकांश से मिली है एक अजीब सा फीलिंग महसूस कर रही थी, और डरी हुई भी थी कि क्या करेगा वो उसके साथ। एकांश, ईशा धीरे से कहती है, और उसके सामने पास्ट में हुए एकांश के साथ मेमोरीज याद आती है जो उसे पूरी तरह से डरा देती है, और सोचती है अगर उसके बाबा ने उसे पहली बार कुछ मांगा ना होता तो वो कभी भी हाँ ना कहती। ईशा ने अपने बाबा को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। जब भी डोरबेल बजता है उनका फेस का रंग बदल जाता है। सो ईशा डिसाइड करती है कि अब जो भी होगा वो अपने शिवजी और गंगा मैया पर छोड़ देगी। वैसे भी उसने कहा था कि जो भी उसके शिवजी उसे देंगे वो दिल से अपनाएगी, सो इट्स टाइम टू एक्सेप्ट हिम। बाकी गंगा मैया और शिवजी जो उसके साथ हैं। ईशा की मेहंदी कंप्लीट होती है और वो अपने रूम में जाती है और अपने शिवजी से कहती है सीरियसली शिवजी, कौन पहली मुलाकात में किसी को डराने के लिए सूट करता है, जैसे नाम है वैसे ही पर्सनालिटी। कैसा लगता अगर कल न्यूज़ में ये हेडलाइन होती कि एक हार्ट सर्जन की मौत हार्ट अटैक से हुई है। या सो हॉरिबल, विश्वास करने लायक ही नहीं होता। पर जो भी हो, मेरे होने वाले मिस्टर जी दूषित है, पर उनका नाम बहुत ही प्यारा है, एकांश। और जैसे ही ईशा एकांश कहती है वो बहुत अजीब सा महसूस करने लगती है। हे गंगा मैया, मुझे क्या हो रहा है, एक टाइम तो मैं कुछ अलग सा फील करती हूँ और दूसरे ही टाइम मुझे डर सा लगने लगता है। मुझे क्या हो रहा है गंगा मैया। मिस्टर जी, आपका नाम कितना भी ब्यूटीफुल हो, पर आपकी हरकतें बहुत डरावनी हैं। ये शादी बहुत ही साधारण तरीके से हो रही है, क्योंकि मिस्टर जी नहीं चाहते कि किसी को पता चले। उनका कहना है कि वो मुझे अपने बिजनेस और पॉलिटिकल लोगों से बचाना चाहते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता वो मुझसे शादी ही क्यों कर रहे हैं। गंगा मैया, आशु का सपना सपना ही रह जाएगा। ईशा अपने सोल सिस्टर को याद करती है जो कहती थी कि वो ईशा के हस्बैंड के शूज तब तक नहीं देगी जब तक वो उससे उसकी कीमती चीज़ ना मांग ले। ईशा अपने थॉट से बाहर निकलती है जब झिलमिल ईशा को दरवाजे से आवाज़ देती है, लुक, मैंने आपके लिए चीनी पानी लाया है, मुझे अपना हाथ दीजिए। और कॉटन से ईशा की मेहंदी पे लगाती है, पर ईशा सोचती है कि क्या ही फ़ायदा, उनके लिए तो ये शादी का कोई मतलब ही नहीं है।
झिलमिल ईसा से कहती है, आपको पता है आपको तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लुक, आपकी मेहंदी ऑलरेडी डार्क हो गई है। ईसा सोचती है, साइंस के हिसाब से जिसकी बॉडी टेम्परेचर हाई होती है उनकी मेहंदी का रंग डार्क होता है और मेहंदी उतरने के बाद भी ऑक्सीडेशन के कारण डार्क होती रहती है। इसमें नया क्या है? मैंने तो अभी तक पूरी मेहंदी भी नहीं उतारी कि ऑक्सीडेशन से डार्क होने लगे, पर फिर क्यों गंगा मैया, ये इतना डार्क कैसे हो गया? ईसा धीरे से कहती है और झिलमिल उससे कहती है क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करेंगे। तू चुप कर, ईसा झिलमिल से कहती है और झिलमिल वहाँ से भाग जाती है। ये सब मेरी फेयर स्किन की वजह से है और कुछ भी नहीं। वैसे भी उन्होंने खुद ही कहा है कि कुछ भी एक्सपेक्ट ना करूं और मुझे ये खुद भी नहीं चाहिए, फिर क्यों ऐसा हो रहा है शिव जी? ईसा सोचती है कि अभी तक वो उसकी लाइफ में आया भी नहीं है और अभी से वो उसके सोच में समा चुका है। दूसरी तरफ एकांश एक मिडिल एज इंसान को टॉर्चर कर रहा होता है। तुमने क्या सोचा, तुम जीत जाओगे? गलत सोचा। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर मैं तुम तक पहुंच जाऊं, बट तुमने खुद की बर्बादी को इनवाइट किया है। क्या सोचा कि तुम उन लोगों के साथ मिलकर मुझे धोखा दे सकते हो जो लोग मेरी ही टुकड़ों पर पलते हैं? दैट बास्टर्ड, दैट द कपोला माफिया, उन्हें भी इसका हिसाब देना होगा। वो इंजर्ड आदमी एकांत से कहता है कि याद रखना मिस्टर रनावत, जो होता है वो घूम के वापस भी आता है। एक दिन तुम्हें भी पे करना होगा जो तुम कर रहे हो। तुम खुद ब्लीड ना करो, पर तुम्हारी सोल तड़पेगी जब तुम भी अपने किसी खास को मेरी जगह पे देखोगे। लुक, हु इज़ लेक्चरिंग अबाउट इंसानियत? वो जो उन लोगों की मदद कर रहा है जो ह्यूमन ट्रैफिक के इंचार्ज है। क्या ये सही है? अगर मैं बास्टर्ड हूँ तो तुम क्या हो, मॉन्स्टर हो? वो इंजर्ड आदमी सोचता है कि एकांश भी सही है और एकांश से कहता है, तुम्हें भी एक दिन अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी जैसे आज मुझे मिल रही है मिस्टर रनावत। और कौन मुझे सज़ा देगा? ऐसा कोई है जिसके लिए मैं हेल्पलेस होके अपने घुटनों पे गिर जाऊं तुम्हारी तरह? तुम्हारी शादी होने वाली है ना? और जैसे ही यह वर्ड एकांश सुनता है उसके चेहरे के सामने ईसा का चेहरा आता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। दैट बिच। और जैसे ही आदमी ये वर्ड कंप्लीट कर पाता है एकांश अपनी आंखें खोलता है और उसे जोर से पंच करता है और तुरंत ही अपनी गन निकाल कर उसके शोल्डर पे शूट कर देता है। और एकांश उसे कहता है, गलत मूव चूज़ किया तुमने मुझे उसकी याद दिलाकर, और उसी जगह पे दोबारा किक करता है जहां उसने गोली मारी थी। और ये उसके लिए जो तुमने उससे कहा जो वो डिज़र्व नहीं करती। नो वन, आई रिपीट, नो वन कैन डिसरिस्पेक्ट हर। और फिर एकांश उसके सर पर गोली मारकर उसे ख़त्म कर देता है। ईसा भले ही इस माफिया वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है, पर वो किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करती। एकांश लक्ष्य से कहता है कि कॉल हिज ब्रदर और कह दो उसे कि अब से वो फ्रेंच माफिया गैंग का बॉस है और अथॉरिटी से बात कर ले और इसे उन लोगों के सामने फेंक कर आओ और रात को घर पर आग लगा देना। उनकी किस्मत अच्छी होगी तो बच जाएंगे। लक्ष्य एकांश को याद दिलाता है कि आज उसकी शादी है और जेट तैयार है। एकांश तुरंत एयरपोर्ट के लिए जाता है ताकि वो इस सो कॉल्ड मैरिज के लिए लेट ना हो जाए। तो 4th चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। Thank you for listening my story. So like my video and subscribe my channel for more updates. Thank you.